हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा उसको लेके आए हैं। वीडियो पे आप लोग बने रहें। ये जो है मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, वर्मा प्रेस सबका निचोड़ है। पूरा एनसीईआरटी क्षितिज कृतिका बुक से जो प्रत्येक चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही बताया जाएगा। आप लोग जल्दी से वीडियो 2 बार 3 बार देख लीजिए, पूरा याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव का हम सभी क्वेश्चन बना दिए। चलिए शुरू करते हैं। गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिसका मन स्थिर नहीं है, जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिसके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। अगला पाठ, नेताजी का चश्मा में मूर्ति के निर्माता का नाम क्या था? तो नेताजी की मूर्ति का निर्माण हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान कौन कौन से वृक्ष देखे थे? लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान देवदार, चीड़, बर्च और रोडोडेंड्रॉन जैसे वृक्ष देखे थे। ये सब पर्वतीय वृक्ष है। कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है? कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल का गर्जना क्रांति आने का सूचक है। कवि समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहता है। बादल के गरजने के बाद जल तो स्वयं बरसता ही है, अर्थात कहानी का सुखद परिणाम तो सभी को मिल जाता है। ये उत्साह का था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिर्फ सब्जेक्टिव बताएंगे। वर्मा प्रेस, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक और प्रोजेक्ट परख और सब करा भी दिया। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। और कवि और लेखक का नाम एग्जाम में पूछता है तो आप लोग उसका ट्रिक देखिए, 5 मिनट का वीडियो है। नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को क्या देने की पेशकश की? तो नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को खीरा देने की पेशकश की थी। बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खां शहनाई का रियाज करने कहाँ जाते थे? तो बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खां शहनाई का रियाज करने गंगा तट और बालाजी मंदिर जाते थे। अगला क्वेश्चन, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका की 2 साल बड़ी बहन का नाम क्या है? तो एक कहानी यह भी पाठ के लेखिका की 2 साल बड़ी का बहन का नाम सुशीला था, जो कि गोरी थी थोड़ा। एक कहानी यह भी में है। गीत के अंतरे से भटकने वाले गायक को कौन संभालता है? संगतकार। गीत के अंतरे से भटकने वाले गायक को संगतकार संभालता है। चलिए अब आगे चलते हैं। माता का चल पाठ में बेजू और बच्चों ने किसे तथा क्यों चिढ़ाया, उसका क्या परिणाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शिव पूजन सहायता है। माता का आंचल पाठ में बेजू और बच्चों ने मुसन तिवारी को चिढ़ाया था। जब मुसन तिवारी पाठशाला जा रहे थे तब रास्ते में बच्चे ने उन्हें देख लिया और उन्हें चिढ़ाने लगा। बेजू और बच्चों ने मुसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर चिढ़ाया था। उन्हें चिढ़ाने का परिणाम यह हुआ कि मुसन तिवारी ने पाठशाला पहुंचकर बच्चों की शिकायत कर दी, जिससे बच्चे डरकर भाग गए। अगला, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई? ये है राम लक्ष्मण भरत परशुराम संवाद का। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई। पहला, वीर योद्धा युद्ध भूमि में करनी करके दिखाते हैं। वे अपने वीरतापूर्ण कार्य से अपना परिचय देते हैं। वीर योद्धा अपने मुंह से अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं करते हैं। वीर योद्धा धैर्यवान एवं क्षोभ रहित होते हैं। वीर योद्धा कभी अपशब्द नहीं बोलते। अब चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब छोड़ना नहीं है, 2026 का है। पान वाली और हलदार साहब की सोच में क्या अंतर था, स्पष्ट करें। हलदार साहब देशभक्त थे और नेताजी की मूर्ति का चश्मा बदलना उसके लिए एक देशभक्ति और प्रेरणादायक बात थी। पान वाला देशभक्त का मजाक उड़ाने वालों में से एक साधारण और उपहासपूर्ण सोच रखता था। अगला, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना हो गया है कि उस पर से आंख हटाने का मन नहीं करता। ये फागुन मतलब किसके बारे में बात हो रहा है? फागुन मतलब ये बात हो रहा है आपका होली जब होता है, वसंत पंचमी उस सब के बाद आता है ये। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है? तो झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को रहस्यमयी और जादू भरा प्रतीत हो रहा है। सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रही है। इस वातावरण का जादू लेखिका पर छाता चला जा रहा है, जिससे आसपास सिर्फ शून्य था। शून्य माने आसमान हुआ। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने मुख्यतः किस पर व्यंग किया है? व्यंग मतलब मजाक उड़ाना, रोस्ट करना। तो पाठ लखनवी अंदाज में लेखक यशपाल ने उस समस्त सामंती वर्ग पर व्यंग किया है जो दोहरी जिंदगी जीने का आदी हो चुके हैं, जो असलियत से दूर अपने झूठे सामंतों रोग को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करता है, फिर चाहे वो प्रयास बेतुके और अजीब ही क्यों ना हो। वह अपना पुराना सामंत वाली नवाबी छवि के न रहने पर उसे अपने साथ चिपटाए हुए बनावटी जीवन शैली
जीता है। चलिए अब आगे देखते हैं। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। लेखक अपने जापान यात्रा के अवसर पर हिरोशिमा भी गया। वहां विश्व युद्ध में अणु बम बरसाए गए थे। आपको पता होगा अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया था। तो रेडियो पदार्थ से आहत लोगों ने लंबे समय तक कष्ट भोगा। लेखक उससे मिला भी, इस प्रकार उसे प्रत्यक्ष अनुभूति भी हुआ, पर यह अनुभव पर्याप्त नहीं था। अनुभूति होना आवश्यक था। वह गहरी चीज है। यह अनुभूति भी होती है जो संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य की आत्मता कर लेती है जो लेखक के साथ वास्तव में घटित नहीं हुआ। लेखक ने एक दिन हिरोशिमा में एक जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया देखी। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा होगा। रेडियो धर्मी पदार्थ के किरणों ने पत्थर को झुलसा दिया, व्यक्ति को भाप बनकर उड़ा दिया। इस प्रकार समझ ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी हो। उस छाया को देखकर लेखक को एक थप्पड़ सा लगा। इतिहास जैसे उसके भीतर जला हुआ सूर्य सा उगाया। उस क्षण लेखक स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का वक्ता बन गया। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्र में दिखाई देते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा इन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। पहला, नाटक के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में। अब चलिए अगला क्वेश्चन। ये तो आप जानते ही होंगे, ये तो लेटर पत्र है। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उसकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें। भगत का व्यक्तित्व एक साधु के अनुरूप था। वह एक गोरे चिट्ठे और मझोले कद के व्यक्ति थे। उम्र उसकी 60 वर्ष से ऊपर थी। उसकी बाल पक गए थे। उसका चेहरा सफेद बालों से जगमग करता था। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे। उसकी कमर में केवल लंगोटी रहती थी और सिर पर कबीरपंथी वाली कनपटी टोपी। जाड़ा आने पर काली कमड़ी ओढ़ लेते थे। उसके मस्तक पर रामानंदी चंदन चमकता रहता था जो नाक के एक छोर से शुरू होकर ऊपर की ओर चला जाता था। वे गलों में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। इस वेशभूषा में उसका व्यक्तित्व एक साधु की तरह प्रतीत हो रहा था। आत्मकथा कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखे। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की यह झलक मिलती है। प्रसाद जी के जीवन में वेदना पीड़ा थी। वे सुख की कल्पना ही करते थे। इस कविता में उसकी निराशा और पलायनवादी प्रकृति झलकती है। प्रसाद जी अपने बारे में कुछ कहने से झिझकते हैं। मनु भंडारी ने अपने माँ के किस गुणों की चर्चा अपनी आत्मकथा में की है? बहुत इंपॉर्टेंट। मनु भंडारी ने अपनी आत्मकथा में अपनी माँ की निम्नलिखित गुणों की चर्चा की है। धैर्य, उसमें धरती से भी ज्यादा धैर्य था। आगे, सहनशीलता, उन्होंने बिना किसी शिकायत के अपने पति पिताजी की हर ज्यादती और बच्चों की हर इच्छा को शांति से सहा। त्याग और ममता, वे त्याग और ममता की मूर्ति थी। उन्होंने सब कुछ सहकर परिवार को संभाला। संक्षेप में वे शांत, सहनशील और समर्पित गृहिणी थी। हो गया आपका। अब चलिए हम बता रहे हैं आपको अगला क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये कितना बार रिपीट हुआ है। 2023, 16, 14, 11 में आया है तो 26 में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करता था। देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी सेनानी या फौजी से कम न था। इस कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। अगला क्वेश्चन। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यतीत कर रहे थे? ये सब वायरल क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल आएगा। तो काशी जो संस्कृति, साहित्य और आदर की परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था, अब वहां की परंपराओं में परिवर्तन आ गया था। गायकों के मन में संगीतकारों के प्रति आदर नहीं था। घंटों किए जाने वाले रियाज को कोई नहीं पूछता था। संगीत, साहित्य, आदर की अधिकता, परंपराएं समाप्त हो गई थी। इन सबको देखकर बिस्मिल्लाह खां व्यतीत होते थे, माने दुखी होते थे। अगला क्वेश्चन। बच्चों की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? बच्चों की मुस्कान निश्चल, स्वाभाविक, उन्मुक्त, सभी को प्रभावित करने वाली होती है। बच्चों की मुस्कान दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण होती है। उसके मुस्कान में आकर्षण होता है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निश्चलता नहीं होती बल्कि परिस्थिति सापेक्ष होती है। बड़ों की मुस्कान में कृतज्ञता होती है। बड़ा व्यक्ति बंधी हुई मुस्कान ही बिखेर पाता है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में नैसर्गिक सौंदर्य नहीं रहता। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यदि कोई व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसके सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं? तो सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब व्यक्ति लड़खड़ाने लग जाता है। ऐसे समय उसके सहयोगी ही उसे बल, उत्साह, शाबाशी और साथ देकर संभालते हैं। अच्छे सहयोगी उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं।
लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई? तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई, अभी तुरंत बताएं, वो वाला भी पढ़ सकते हैं या इधर भी देखिए। वीर योद्धा धैर्यवान होते हैं, वीर योद्धा युद्ध भूमि में करनी करके दिखाते हैं, कभी अपशब्द नहीं बोलते, ये सब आप लोग लिख सकते हैं, अभी भी बताए थे सेट 1 में, ये सेट 2 है। माता काचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें जो आपके दिल को छू गया है। तो माता का आंचल पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है। तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। इस प्रसंग ने मेरे हृदय को भीतर तक हिला दिया। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी है, विशेष रूप से बच्चों के पिता का मित्रता पूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज शादी या खेल खेलते हैं, बच्चों का पिता बच्चा बनकर उसमें शामिल हो जाते हैं। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव होता है जो मन को गुदगुदा देता है। अगला, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेहनतकश का अर्थ है कड़ी मेहनत करने वाला, बादशाह का अर्थ है मन की मर्जी के मालिक। गंगटोक एक पर्वतीय स्थल है, पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ की स्थिति बड़ी कठिन है। अपनी जरूरत पूरा करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग इस मेहनत से घबराते नहीं हैं, ऐसी इस कठिनाई के बीच में मस्त है, इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहते हैं। मतलब गंगटोक तो एक सुंदर है ही, साथ ही लोगों ने मेहनत करके इसे और भी सुंदर बना दिया है। समझ गए? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, ये क्वेश्चन बैंक भी है आपका। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करता था। देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी सेनानी या फौजी से कम नहीं था। इस कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो आपको पता होगा, जो डुमराव है विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की जन्मभूमि है। साथ ही साथ जो शहनाई बजाने में रीड का प्रयोग होता है, नरकट से घास से बनता है, वो भी डुमराव में सोन नदी किनारे मिलता है, तो वही दिया है इसमें। शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है। डुमराव विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की जन्मभूमि है। शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग होता है वह मुख्यतः डुमराव में सोन नदी किनारे पाई जाती है। यह रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनते हैं। इस समय डुमराव के कारण ही शहनाई जैसे वाद्य बजते हैं। इस प्रकार दोनों में गहरा रिश्ता है। पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत करें। ये नेताजी का चश्मा में है पान वाला। पान वाला भारी तोंद वाला था, वह पान बेचता ही नहीं, हमेशा मुंह में भरा भी रहता था। किसी से भी बात करते समय बार बार पीक करता था। उसका मानसिकता पूर्णतः व्यावसायिक थी, स्वभाव से हंसोड़ और मजाकिया था। इतना ही लिख सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। कविता में फसल उपजाने के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की बात की गई है? तो आपको पता होगा, नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, सूरज की किरणों का रूपांतरण है, वही सब आप लिख सकते हैं इसमें। फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व है मिट्टी, पानी, सूरज की धूप, किरण मतलब हवा। चलिए आगे चलते हैं। कन्यादान शीर्षक कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? ये हटा दिया है तो इस बार नहीं पूछाएगा, तो आप लोग एक बार खाली देख लीजिए इसको। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए, उसको प्रजा को कभी नहीं सताना चाहिए। चलिए अब आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताओं का फहराया जाना किस अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पताका इस तरह फहराई जाती है, तो श्वेत पताकाओं का फहराया जाना शांति का प्रतीक है, रंगीन किसी नए कार्य की शुरुआत। तो चलिए इसको पूरा अच्छा से समझिए। लेखिका अपने ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे के साथ युमथांग की ओर जा रही थी। वहां पहाड़ी रास्तों पर एक जगह उन्होंने एक कतार में लगी सफेद पताकाएं फहराती हुई देखी। ये श्वेत बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक थी। इस पर मंत्र लिखे हुए थे। श्वेत पताकाएं तब फहराई जाती है जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है। उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। रंगीन पताकाओं का फहराया जाना किसी नए कार्य की शुरुआत की ओर संकेत करता है। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता, ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए, रीड या नरकट क्या है और यह कहाँ पाई जाती है? तो चलिए देखिए, शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। इसके सहारे शहनाई को फूका जाता है। रीड नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है, जो एक प्रकार का घास है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाए? बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, वे साधु तो थे पर वैसे साधु नहीं जैसे समान माने जाते हैं। वे साधुओं जैसे कपड़े ना पहनते थे तथा वैसे धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते थे। बाल गोविंद अपने निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाए। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और खराब व्यवहार रखते थे। वे स्पष्टवादी थे और किसी से खामखा झगड़ा नहीं मोल लेते थे। वे दूसरे के किसी चीज या स्थान को अपने व्यवहार में शामिल नहीं करते थे। वे अपनी खेत में उत्पन्न वस्तु को कबीरपंथी मठ ले जाते थे, वहां से प्रसाद स्वरूप जो मिलता था उससे घर ले आकर अपनी गुजारा करते थे। वे सुख दुख की भावना से ऊपर थे। बाल गोविंद भगत के बारे में लिखना है थोड़ा पॉइंट कि 60 वर्ष से ऊपर उसकी उम्र थी। उसके बाद वो साधु जैसे थे लेकिन गृहस्थ भी थे, झूठ नहीं बोलते थे, स्पष्टवादी थे, ये सब लिखना है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिया? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर तर्क दिया कि हमने बचपन में बहुत सी धनुषें तोड़ी है, हमारी समझ में सभी धनुष एक जैसा है। इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी प्रकार की लाभ हानि की बात हम नहीं करते और श्री राम ने इसे सिर्फ छुआ था कि वो टूट गया, यही लिखना है। कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजना क्यों बोलता है? ये सेट 1 में भी बताए थे, ये सेट 3 है आपका। तो कवि बादल को गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह वातावरण में जोश, पौरुष और क्रांति लाना चाहता है। निराला को बादल की गड़गड़ाहट बहुत प्रिय है। समझ गए? ध्यान से आप लोग देखिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब हो जाएगा आपका। समझ गए? चलिए अब अगला सेट पे चलते हैं। पूरा क्वेश्चन बैंक हम क्लियर करा दिए कम समय में आपका, लगभग 20 मिनट में 22 से 25 का क्वेश्चन बैंक और वार्म अप रेस का भी सेट कंप्लीट करा दिया और मॉडल पेपर 2026 का। सोचिए, चलिए देखिए आगे। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेली क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वह उसकी सेवा करना अपना कर्तव्य और धर्म समझती थी। वह जानती थी कि वृद्धावस्था में भगत को किसी सहारे की जरूरत है और उसके प्रति स्नेह, सम्मान और कर्तव्य भावना से ओतप्रोत थी। इसलिए वह चाहती थी कि वे अकेले न रहे और उन्हें कोई कमी ना हो। इतने ही लिखना है आपको, ज्यादा नहीं लिखना है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? तो लोकगीतों एवं चेतों में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। शहनाई को मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य यंत्र माना जाता है। इसका प्रयोग इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते थे, इसी कारण उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उससे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? लेखक को डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। ऐसा लगा मानो लेखक के आने से उसके एकांत में बाधा पड़ गया हो। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उसकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की से बाहर निकलने का नाटक करने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चला कि नवाब साहब उससे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। कवि के अनुसार फसल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा एवं मानव श्रम का मिलाजुला रूप है। इसमें नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण तथा हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। इस प्रकार फसल प्रकृति और मनुष्य के परस्पर सहयोग की सृजनात्मक परिणति है। गोपियों ने योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने योग की शिक्षा आम लोगों को प्रेम और भक्ति के माध्यम से देने की बात कही है। उन्होंने यह माना कि सच्चा योग केवल कठिन आराधना या तप से नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति से प्राप्त होता है। भक्ति ही सबसे बड़ा योग है और प्रेममय योग ही लोगों को ईश्वर से जोड़ते हैं। इसलिए गोपियाँ चाहती है कि वे लोगों को यह सिखाए कि अगर कोई मन, वचन और कर्म से भगवान को प्रेम करता है तो वह उससे बड़ा योगी है। यह दृष्टिकोण भावनात्मक योग, भक्ति योग को महत्व देता है, जो साधारण व्यक्ति की आसानी से अपने सका और जटिल साधन बन सके। चलिए आगे देखते हैं। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? ये उत्साह का है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखा है। उत्साह से अभिप्राय उमंग, जोश से है। कविता का शीर्षक उत्साह एक तरफ तो बादलों को उमड़ता हुआ देखकर प्रसन्न होने वाले प्राणियों की उमंग को प्रकट करता है, दूसरी तरफ सामाजिक क्रांति या बदलाव के फलस्वरूप लोगों में छाए जोश को प्रकट करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बताए थे, रिपीट हुआ है। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्र में दिखाई देता है? तो नाटक के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, ये सब लिखना है, बहुत सारा क्षेत्र में। ये अभी पहले सेट 1 में बताए थे। गंतों को मेहनत कर बादशाहों का सर क्यों कहते हैं? ये भी सेट में बताए थे। तुरंत तो इसको कोई फायदा नहीं है 2 बार बता के एक ही वीडियो में एक क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं।
भगत की व्यक्तित्व और उसकी वेशभूषा का अपने शब्द में चित्र प्रस्तुत करें। तो इसमें पूरा बाल गोविंद भगत के बारे में लिखना है। अभी तुरंत बताइए। भगत की उम्र 60 वर्ष से अधिक थी, उसका कद मध्यम व रंग गोरा था, उसके बाल पककर सफेद हो गए थे जिससे उसका चेहरा जगमग करता था। वह कमर में मात्र एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी वाली कनपट्टी टोपी, जाड़ा आने पर काली कमली ओढ़ लेते थे। वे मस्तक पर चंदन का रामानंदी तिलक लगाते थे जो नाक के छोर से शुरू होकर उसके गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल मारा होती थी। साधु थे लेकिन वो गृहस्थ थे। गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान बताने में पीछे क्या व्यंग निहित है? तो गोपियां उद्धव को भगवान इसलिए कहती है कि जो उद्धव है कृष्ण के आकर्षण और प्रेम के समीप रहते हुए भी उसके आकर्षण और बंधन से मुक्त है। लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई क्यों देती है? देखिए, चक्र जो है ये वीरता का प्रतीक है। मतलब ये बताया गया है कि भारत में सभी लोग जो है परस्पर घूमे हुए हैं, बंधे हुए हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया, समझ गए? ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, आप देख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए अब आगे, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? तो लेखिका कॉलेज में हड़ताल करवाने में सबसे आगे रहती थी। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र पिता के नाम आया और वे उससे मिले और बताया कि उसकी बेटी मन्नू की गतिविधियों के कारण उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। इस पत्र को पढ़कर वे आग बबूल हो गए। उन्हें लगा कि कॉलेज में जाकर उन्हें काफ़ी बातें सुननी पड़ेगी। इसके कहने का अनुमान करके लेखक अपनी सहेली के घर में छिपकर बैठ गई। इस कहर का अनुमान, कॉलेज जाकर पिता को प्रिंसिपल का यह कहना सुनना ही मिला कि वह अपनी लड़की को घर पर बिठा ली क्योंकि उसके इशारे पर अन्य लड़कियां मैदान में जमा होकर नारे लगाती है। यह सुनकर पिताजी को अपने बेटी पर गर्व हुआ और वे प्रिंसिपल से यह कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इसे कोई कोई कैसे रोक सकता है। वे खुश खुश होकर घर लौटे। जब लेखिका की मां ने पिताजी के खुश होने के बारे में लेखिका को बताया तो उसे विश्वास नहीं हुआ। किन महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति के लिए सुई धागों का आविष्कार हुआ? अपने तन को ढकने के लिए, स्वयं को गर्मी सर्दी और नंगेपन से बचाने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। सुई धागों की खोज के पहले मनुष्य नंगा रहता था, वह जैसे तैसे वृक्ष की खाल या पत्तों से तन को ढकता था किंतु उसके शरीर की ठीक सी रक्षा नहीं हो पाती थी। अतः जब उसने सुई धागे की खोज कर ली तो उसके हाथ बहुत बड़ी तकनीक लग गई। यह तकनीक इतना कारगर है कि आज भी लोग इसका भरपूर प्रयोग करते हैं। चलिए आगे, कैप्टन चश्मे वाले के साथ कैसा व्यवहार किया जाना अपेक्षित था? कैप्टन चश्मे वाले के साथ सहानुभूतिपूर्ण एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। वह एक अपंग व्यक्ति था, मैंने विकलांग, फिर भी किसी से कुछ मांगता नहीं था बल्कि नेताजी के सम्मान की रक्षा में अपना योगदान करता था। लोगों की उसकी उपेक्षा करना निर्दयनीय है। वह समाज में सम्मान पाने का पूरा हकदार है। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें। तो देखिए इसको कैसे लिखना है। पान वाले की यह टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे चाहिए था कि वह चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करे। उसे पता था कि कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंख पर अपनी ओर से चश्मा लगाए रहता है, वह भी केवल इसलिए कि नेताजी की मूर्ति अधूरी न लगे। उसकी इस भावना से देशभक्ति प्रकट होती है। अतः ऐसे व्यक्ति की कमियां या क्रूरता नहीं देखनी चाहिए, न ही ऐसे व्यक्ति को पागल कहना चाहिए। अतः पान वाले की यह टिप्पणी गैर जिम्मेदार है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों का अचरज का कारण था, क्यों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देता था। वे भगत जी के सरलता, सादगी और निस्वार्थता पर हैरान थे। भगत जी भूल कर भी किसी से कुछ नहीं लेते थे। वे बिना पूछे किसी भी चीज को छूते भी नहीं थे, यहाँ तक कि किसी दूसरे के खेत में शौच भी नहीं करते थे। लोग उसके इस खरे व्यवहार पर मुग्ध थे। लोग भगत जी पर तब और भी आश्चर्य करते थे जब वे भोर काल में उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान करके आते थे। वापसी आने पर गांव के बाहर स्थित पोखर के किनारे प्रभु भक्ति के गीत टेरा करते थे। उसके इस प्रभावी गीत को सुनकर लोग सचमुच हैरान रह जाते थे। कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो पहला, बच्चों की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। यूं लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। यूं लगता है मानो चट्टान पिघलकर जलधारा बन गई हो। यूं लगता है मानो बबुल से शेफालिका के फूल झरने लगे हैं। फसलों को हाथों के स्पर्श की महिमा और गरिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? कवि ने फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहा है। ऐसा कर कर कवि यह भाव व्यक्त करना चाहता है कि फसल के उपजाने में मनुष्य के परिश्रम का महत्वपूर्ण योगदान है। मनुष्य अपने हाथों से श्रम करके खेत जोतता है, बीज बोता है और सिंचाई करता है। फसल का फलना फूलना किसान के श्रम की गरिमा और महिमा का ही परिणाम है। फसल का जो गरिमा और महिमा प्राप्त होता है वह मनुष्य के हाथों किए गए श्रम के कारण ही संभव हो पाता है। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नदियों का पानी है, मानव श्रम है, खेतों के विभिन्न प्रकार की मिट्टी, सूरज की किरणें। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए, प्रजा को कभी नहीं सताना चाहिए।
प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को अनुभूति हुई कि उसके भीतर कुछ बूंद बूंद कर पिघल रहा है। वह किसी अभिशप्त राजकुमारी से नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत के साथ अपनी आत्मा का संगीत भी सुनने लगी। जब उससे बहती जलधारा में पांव डुबाया तो वह भीतर तक भीग गई। उसका मन काव्यम हो गया, सत्य और सुंदर को छूने लगा। जीवन के अनंतता के प्रतीक उस झरने में लेखिका को जीवन की शक्ति का एहसास होने लगा। उसके भीतर की सारी तामसिकता और दुष्ट वासनाएं उसकी निर्मल धारा में बहती जान पड़ी। वह चाहने लगी कि वह अनंत काल तक ऐसे ही बहती रहे, सुनती रहे। चलिए आगे देखिए। बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक से तर्क सहित उत्तर दे। इम्पोर्टेंट है। बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। उन्होंने 80 वर्षों तक लगातार शहनाई बजाई। इससे बढ़कर शहनाई बजाने वाला भारतवर्ष में अन्य कोई नहीं था। फिर भी वे अंत तक खुदा से सच्चे सुर की मांग करते थे। उन्होंने अंत तक लगा कि शायद अब भी खुदा उन्हें सच्चा सुर दे, जिससे पाकर वे श्रोताओं की आंखों में आंसू ला दे। उन्होंने अपने को कभी पूर्ण नहीं माना। वे अपनों पर झल्लाते भी थे कि क्यों उन्हें अभी तक सच्चे सुर का सही ढंग से बजाना नहीं आया। इससे पता चलता है कि वे सच्चे उपासक थे। दो चार राग बजाकर उस्ताद नहीं हो गए। उन्होंने जीवन भर अभ्यास साधना जारी रखी। देखिए बहुत मेहनत से बना रहे हैं वीडियो, पूरा गला फंस जाता है दिन भर बताते बताते। संगीतकार किन किन क्षेत्र में मुख्य गायक गायिकाओं को मदद करता है? संगीतकार मुख्य गायक गायिकाओं के स्वर में अपना स्वर मिलाकर मदद करता है। संगीतकार संगीत के वाद्य यंत्र बजाकर गायक गायिकाओं का मदद करता है। उसकी सहायता से उसके स्वर में उभार आ जाते हैं। प्राय सभी गायक गायिकाओं के साथ अपने सजिंदे होते हैं। वे गायक गायिकाओं का रंग जमाने में मदद करता है। अगला, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल। स्नोफॉल मैंने बर्फ गिरने में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं? सिक्किम सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल में लगातार कमी आ रही है। प्रदूषण के और भी कई दुष्परिणाम है। वायु प्रदूषण के कारण हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु नहीं मिल पा रहा है, जिससे सांस और हृदय रोग बढ़ते जा रहे हैं। जल प्रदूषण के कारण हमें अस्वच्छ जल पीना पड़ रहा है, इससे पेट के रोग और त्वचा के रोग बढ़े हैं। ध्वनि प्रदूषण के परिणाम स्वरूप बहरेपन का रोग तथा हृदय के रोग बढ़ गए हैं। समझ गए? अब चलिए आगे चलते हैं। ये तो जरा ध्यान से आपका, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर। चलिए आगे देखिए। एक कहानी, यह अभी आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? तो लेखिका के पिता का आग्रह था कि वह रसोई घर से दूर रहे। वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। उसका कहना था कि रसोई के इस भटियार खाने में रहने से व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता भट्टी में चली जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। वे इसे समय की बर्बादी मानते थे। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता था? आपको पहले भी बताए थे। शहनाई जो है विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की जन्मभूमि है। दूसरा, शहनाई बजाने में जिस रीढ़ का प्रयोग होता है वह मुख्यतः डुमराव में सोन नदी के किनारे मिलती है। यह रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनती है। इस समय डुमराव के कारण ही शहनाई जैसे वाद्य मिलते हैं। इस प्रकार दोनों में गहरा संबंध है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देता था? पठित पाठ के आधार पर बताइए। कैप्टन अपने इन्हें गिने चश्मों में से एक चश्मा श्रद्धा के प्रतीक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था, किंतु किसी ग्राहक के द्वारा मूर्ति पर लगे चश्मे जैसे मांगने पर कैप्टन दूसरा वैसा चश्मा न होने पर मूर्ति से उतारकर ग्राहक को देता था और दूसरा लगा देता था। इस कारण कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता था। बाल गोविंद भगत का रेखाचित्र प्रस्तुत करें। ये तो बहुत बार बता चुके हैं। नाम बाल गोविंद भगत, गृहस्थ होते हुए भी संन्यास, उम्र 60 वर्ष के ऊपर, मझोले कट के गोरे चिट्टे व्यक्ति, बाल सफेद एवं नूरानी, चेहरा चमकदार, कमर में सिर पे एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी कनपटी टोपी। यही थी इसकी वेशभूषा। हाथ में खंजड़ी, तल्लीन होकर प्रभु भक्ति का भजन गायन करती थी। यही उसकी दिनचर्या थी। स्मृति को पाथेय बनाने में कवि का क्या आशय है? स्मृति को पाथेय बनाने में कवि का यह आशय है कि जीवन में जो थोड़े मधुर क्षण आए हैं, अर्थात जब उसका मिलन प्रिय के साथ हुआ था, उस क्षण की स्मृति ही जीवन का सहारा है। उसी स्मृति के सहारे वह जी रहा है। अब जबकि वह चलते चलते थक गया तो उसके मार्ग में यही सहारा रह गया कि वह पुरानी स्मृति मैंने याद को संजोए रखी। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीजों से की गई है। वे कमल के पत्ते के समान अलिप्त है। जिस प्रकार कमल जल में रहता है पर उसके पत्ते जल से ऊपर रहते हैं, उस पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार उद्धव भी कृष्ण प्रेम का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उद्धव की दशा उस तेल की गगरी के समान है जो जल में रहता है पर उस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिकती। इसी प्रकार उद्धव कृष्ण के निकट रहकर भी उसके प्रेम से अछूते हैं। अगला, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि बादल का गर्जना जो है क्रांति लाने का सूचक है। कभी समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताता है। बादल के गर्जने के बाद जल तो स्वयं बरसता ही है, अर्थात क्रांति का सुखद अनुभव हो जाता है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है?
प्रकृति ने हिमशिखर जल स्तंभ की तरह प्रकृति सर्दियों में यहाँ बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में जब चारों ओर जल के लिए त्राही त्राही मचती है तब यह बर्फ पिघलकर नदियों में जलधारा के रूप में बहकर हमारी प्यास को बुझाती है। इस प्रकार प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था की है। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, वे मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। वे काशी के संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित संगीत सभा में अवश्य सम्मिलित होते थे। वे बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में शहनाई का रियाज नियमित रूप से करते थे। वे जीवन भर विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। इस प्रकार वे मुहर्रम के अवसर पर 8वीं तिथि को शहनाई खड़े होकर बजाते थे। ये दोनों में कोई अंतर नहीं करते थे। अगला, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों से व्यक्त किया है। वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती है। वे स्वयं को हरिल पक्षी के समान कहती है जिससे क्रम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थाने है। कृष्ण रूपी लकड़ी वे क्रम वचन मन से कृष्ण को धारण किए। वे सोते जागते दिन रात, यहाँ तक कि सपनों में भी कृष्ण का राम रखती है। वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते हुए विदित उठती है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर क्या क्या तर्क दिए। तो हमने इसे साधारण धनुष समझा था। श्री राम ने इसे हाथ में ही लिया, टूट गया। बचपन में हम इस तरह बहुत सारे धनुष तोड़े थे। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतर्भाव भाव दोनों दबाव का परिणाम है, आप कैसे कह सकते हैं। तो लेखक स्वयं हिरोशिमा गए, वहाँ अस्पताल में अणु विस्फोट से घायल व्यक्ति को देखा। इस प्रकार उसे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, पर अभी अनुभूति का होना शेष था और अनुभूति अनुभव की अपेक्षा ज़्यादा गहरी चीज़ है। इस प्रकार जब उसने हिरोशिमा की सड़क पर घूमते हुए एक झुलसे पत्थर को देखा तब अंततः दबाव पड़ा। पहला प्रभाव पड़ा जब दोनों प्रभाव संयुक्त हुए तब लेखक के भीतर की आकुलता जागी। यह बुद्धि भाव के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना अंतर में आ गया। कवि इससे अपने को अलग न कर सका और अचानक एक दिन हिरोशिमा कविता का जन्म हुआ। यह कविता उसने जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी। जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए बताइए, मतलब एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण है। तो जितेन नार्गे सिक्किम यात्रा के समय लेखिका गाइड था। वह उस क्षेत्र से भली भांति परिचित था, अतः वह पूरे रास्ते की सटीक जानकारी लेखिका को दे रहा था। वह नेपाल का निवासी था, अभी वह कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से आया था। उसे नेपाल और सिक्किम की पूरी जानकारी थी। तो एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण होते हैं। उसे देश दुनिया की प्रमुख घटना और स्थानों की जानकारी होती है। वे अपने भ्रमण स्थल के बारे में पूरी तरह जानते हैं। वहाँ के इतिहास और भूगोल से पूर्णतः भिज्ञ होते हुए अपने से संबंधित भ्रमणकर्ताओं की रुचि को बनाए रखते हैं। वह रहस्यमयी बातों का उद्घाटन करके यात्रा को रोचक बनाते हैं। यही सब है। चलिए, हो गया, आपको इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, वीडियो को देखिए आप लोग ध्यान से, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लेखक और कविता का नाम वाला भी देखिए और ऑब्जेक्टिव वाला भी सेट 5 तक वीडियो देखिए। ठीक है, धन्यवाद।